नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा बाय IITian में। और आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं वो रैपिड नॉलेज के तहत है। मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट रैपिड नॉलेज के तहत क्रिएट किया हुआ है। आप उसमें जाके जो रैपिड नॉलेज जो होता है उसमें वो चीज़ों को जान सकते हैं। जो जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, करंट नॉलेज की चीज़ें हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने स्पेशली सभी के लिए बनाया है ये। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, भारत में जो भी न्याय संबंधी व्यवस्था है वो न्यायपालिका करती है। न्याय से जो भी संबंधित है वो सभी के सभी न्यायपालिका ही करती है। और हम जानते हैं कि भारत में जो है एक एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है। एकीकृत से क्या मतलब है यहाँ पे? एकीकृत से मतलब है यहाँ पे कि एक श्रृंखला में कोई व्यक्ति है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला सत्र न्यायालय की, अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सबसे नीचे रखा है। ये जिला सत्र न्यायालय है, उसके बाद हाई कोर्ट आता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आता है। डिटेल में हम लोग जानेंगे इस चीज़ को और इससे पता चल पाएगा कि जो एकीकृत न्यायपालिका है वो एक्चुअली में क्या है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को, जो हमारा है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। ये सर्वोच्च न्यायालय क्या चीज़ है उसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि वर्णन, इसका जो वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में वो भाग 5 के तहत किया गया है और अनुच्छेद 124 से लेके 147 के बीच में इसका पूरा का पूरा वर्णन दिया हुआ है। अब आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे 124 से लेके 147 में क्या वर्णन है? तो इसके गठन का वर्णन है, इसके योग्यता का वर्णन है, ठीक है, इसके नियुक्ति का वर्णन है, शपथ का वर्णन है, न्यायाधीश के वेतन का वर्णन है, उनके शक्तियों का वर्णन है, बहुत सारी चीजें हैं। उन सभी चीजों को हम आज शॉर्ट में ब्रीफ में चर्चा करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव पर्पस से और जनरल नॉलेज पर्पस से भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका वर्णन भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 127 के मध्य किया गया है। वहीं पे देखें तो वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 का विस्तृत रूप संविधान में समाहित किया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो जजेस हैं, देखिए जब जिस समय संविधान बना था उस समय जब कहा गया था कि एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए इस देश में, इस भारत में, तो उस समय कहा गया था कि एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो उस समय टोटल 8 न्यायाधीश हुआ करते थे। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें, इस वर्तमान में तो जो कुल जजों की संख्या है, जो टोटल जज हैं, किसमें? सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज जो हैं वो 34 हैं। आप इस चीज को याद रख लीजिए, नया रूल बन चुका है कि टोटल जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट में वो 34 होंगे। यहाँ पे मैंने 1 + 33 इसलिए लिखा है, 1 जो है मुख्य न्यायाधीश होंगे और 33 जो होंगे अन्य न्यायाधीश में होंगे। अभी के जो मुख्य न्यायाधीश है, जिसे CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, वो है अरविंद बोबड़े। और अरविंद बोबड़े जो है CJI है मुख्य न्यायाधीश। यही मुख्य न्यायाधीश, ये जो एक मैंने लिखा है यहाँ पे, यही मुख्य न्यायाधीश है और बाकी के जो 33 है वो अन्य न्यायाधीश है। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या क्या है, तो 34 होगा। अगर मुख्य न्यायाधीश के रूप में पूछा जाएगा तो अरविंद बोबड़े होंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम योग्यता की बात करें, मुख्य यहाँ पे अगर जो जजेस में जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी योग्यता की अगर हम बात करें, तो सबसे पहली जो योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। स्वाभाविक बात है, एक अहम पोस्ट पर, एक अहम ओहदे पर जा रहे हैं तो भारत का तो नागरिक होना ही चाहिए। दूसरा जो क्वालिफिकेशन है, दूसरा जो योग्यता है वो क्या है उसको देख लीजिए। उसमें क्या है, कम से कम, समझिए इस चीज को, कम से कम एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक का जज के रूप में कार्य किया होना चाहिए। यानी कि अगर हम समझे तो एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। किस पोस्ट के लिए, किस
किस मतलब पोस्ट के तहत, तो जज के पोस्ट के तहत आपको होना चाहिए, तभी आप जो है सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो क्या होना चाहिए, एक हाई कोर्ट, कम से कम एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकील के रूप में कार्य किया होना चाहिए। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर ये दोनों में से कोई भी एक है तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। और नियुक्ति, इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति प्लस शपथ ग्रहण कराने का, जो शपथ ग्रहण का जो कार्य होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वो किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनके शपथ और नियुक्ति दोनों। और एक चीज और है, अगर इसके जो न्यायाधीश है, अगर वो अपना त्यागपत्र देना चाहेंगे तो वो त्यागपत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे। जिनसे शपथ ग्रहण करेंगे उन्हीं को त्यागपत्र देंगे। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां पे है कि एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल 65 वर्षों के लिए होता है। ध्यान में रख लीजिएगा, 65 वर्षों के लिए होता है, लेकिन उससे पहले भी इनको हटाया जा सकता है, उससे पहले भी इन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। उसका भी कारण है कि अगर मान के चलिए कि जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, अगर किसी कदाचार में लिप्त होते हैं, संलिप्त होते हैं, तो उस केस में इन्हें त्यागपत्र दिया जा सकता है। छोटी सी चर्चा इसके बारे में हम करेंगे थोड़ी देर में। देख लीजिए, वर्तमान में न्यायाधीश के वेतन की बात करें अगर हम, तो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो वेतन है वो है 2,80,000। ये वेतन है किसका, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। और अन्य न्यायाधीश जो उसी में अन्य न्यायाधीश जो 33 न्यायाधीश हैं उनका 2,50,000 है। एक न्यायाधीश का जो वेतन है वो इतना है, और मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 है। 2,50,000 यहाँ पे है। अगर हम यहीं पे बात करें सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए इस चीज को। सुप्रीम कोर्ट के शक्तियों की अगर हम यहां पे बात करें, अगर आपके साथ शक्तियों की बात करें तो देख लीजिए मूल अधिकारिता है। मूल अधिकारिता की बात की गई है यहां पे, मूल अधिकारिता की बात की गई है यहां पे। मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, बस ओनली थोड़ा सा इसमें मूल अधिकारिता की क्या बात की गई है उसको एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मूल अधिकारिता मतलब क्या, राज्य प्लस भारत। अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम आता है, अगर इन दोनों में कोई प्रॉब्लम, राज्य मतलब कोई एक राज्य और कोई दूसरा राज्य, अगर प्रॉब्लम आता है तो वो केस जो है किस में आएगा, वो केस हमारा सर्वोच्च न्यायालय में आएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आएगा। ठीक है, वहीं अगर रीट अधिकारिता की बात कर ले तो समझ लीजिए रीट जो क्या होता है, भारत में जो मूल अधिकार हैं, जितने भी मूल अधिकार हैं उनको संरक्षण देने का काम रीट करता है। रीट 5 तरह से जारी किए जा सकते हैं, और वो सभी जो रीट हैं वो मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए हैं। ठीक है, वहीं अगर हम अभिलेख न्यायालय की बात करें तो अभिलेख न्यायालय में क्या है कि बाई द चांस मान के चलिए कि क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया तो उस निर्णय को क्या होगा, अभिलेख न्यायालय में क्या है कि अगर अभिलेख न्यायालय में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात है कि राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। अगर राष्ट्रपति को सलाह चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट 5 ग्रुप के एक मेंबर, 5 ग्रुप जजों की मेंबर एक कमिटी बनाते हैं, एक कमिटी बनाएंगे। ठीक है, एक कमिटी बनाएंगे, और यही कमिटी जो 5 ग्रुप के जो जज होते हैं इसी सुप्रीम कोर्ट से वो क्या करेंगे, तब राष्ट्रपति को सलाह देंगे। लेकिन एक बात याद रखना होगा कि राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो देख लीजिए क्या है, अपीलीय न्यायालय। देखिए अपीलीय न्यायालय बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोग इससे बखूबी आप लोगों को पता है।
अपीलीय न्यायालय क्या है, समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार जाता है, इसे क्या बोलते हैं, ये हमारा जिला सत्र न्यायालय है। जिला सत्र न्यायालय है। इसमें कोई व्यक्ति अगर हार जाता है तो वो हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, और वो अगर उच्च न्यायालय में भी हार सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, जो आज हम लोग चर्चा का विषय बनाए हुए हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील किया जा सकता है, लेकिन इससे ऊपर आप अपील नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक और रूल है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी उठ के गया और सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपील कर दिया, नहीं, उसके लिए भी बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, तो अपीलीय न्यायालय की भी शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास। सलाहकारी अधिकार, सलाह भी दे सकते हैं। न्यायिक पुनराविलोकन, सलाहकारी अधिकार में क्या है, सलाहकारी अधिकार में है कि सलाह भी दे सकते हैं। ठीक है ना। लास्ट में क्या है, पूर्णाविलोकन। इस चीज को समझिए, पूर्णाविलोकन का मतलब यहाँ पे क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कभी कभी क्या होता है कि अपना जो फैसला उसने दिया है, उसका जो फैसला आता है, जो भी फैसला आता है, वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए एक निर्णय कानून बन जाता है। ठीक है, अगर बाद में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने ही फैसले को वो चेंज कर सकता है, उस पर विचार कर सकता है। ठीक है, तो यही पुनराविलोकन है। अब यहां पे बात आती है कि न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या क्या है। एक चीज बस हम लोग देख लेते हैं कि जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या क्या है। देखिए, दो ही केस में न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। भारत के जो न्यायाधीश हैं उनको दो केस में ही हटाया जा सकता है, या तो साबित कदाचार और दूसरा होगा असमर्थता। इसमें क्या है कि साबित कदाचार मतलब क्या, अगर कोई भी न्यायाधीश अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो उन्हें हटाया जा सकता है। जो भी हटाने की प्रक्रिया है उस केस में हटाया जा सकता है। अगर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार जो है प्रूव हो जाता है तो उन्हें हटाया जा सकता है। और असमर्थता में क्या है कि अगर कोई न्यायाधीश अपने पद पर कार्य करने में सक्षम नहीं है तो उस केस में भी उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है, उन्हें त्यागपत्र दिया जा सकता है, त्यागपत्र देने के लिए बोला जा सकता है। इसके लिए कुछ बहुत सारे रूल्स हैं, वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वो क्वेश्चन ये आता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि क्या भारत में ऐसा कभी हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि किसी न्यायाधीश को हटाया गया हो। क्या कभी ऐसा भारत में हुआ है? क्या ऐसा कभी हुआ है? तो इसका आंसर होगा नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन एक इसका आंसर ये भी होगा, पहले अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए तो वी रामास्वामी जो हैं एक ऐसे न्यायाधीश हैं जिनके ऊपर कदाचार का आरोप लगा था। लेकिन जो कदाचार का जो आरोप लगा था, भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा था, वो सिद्ध नहीं हो पाया था, जिनके कारण इनको त्यागपत्र नहीं दिलवाया गया। मतलब ये जो भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा इन पर, ये सिद्ध नहीं हो पाया। ठीक है, तो अच्छी बात है, सिद्ध नहीं हो पाया। इससे हमारे जो भारत का जो लोकतंत्र है वो खतरे में नहीं गया। क्योंकि अगर इस पोस्ट पर भी इस तरह की चीजें होने लगेंगी तो आप सोच लीजिए, क्योंकि न्यायपालिका ही एक ऐसी चीज, एक ऐसा न्याय का जगह है जहां पे कार्यपालिका और विधायिका का सबसे कम हस्तक्षेप होता है।
ठीक है, तो आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं तक रहेगा। हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बस आपको जनरल नॉलेज के तहत इस वीडियो को बनाया था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आशा करता हूं कि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा जो रैपिड नॉलेज के तहत होंगे। तो इसी के साथ आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।